हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के बुक 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके बुक 2 से आ रखे हैं आपके एग्जाम में, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। और ध्यान रखना, आपको जो एग्जाम है वो इसी वीडियो से फंसने वाला है, तो आपको वीडियो ध्यान से और एंड तक देखनी है। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर है आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 11 एएसपी। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट, जितने अपडेट्स है, जितने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दे जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जबकि फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको पता है हिंद महासागर जो है भाई भारत के दक्षिण में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो हिंद महासागर है बेसिकली ये हिंदुस्तान का महासागर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, जो भारत को ना हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है भारत जो है उसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें पता है। और यही एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है यहाँ से एमसीक्यू में, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका किसी देश के नाम से नाम पड़ रखा है, तो वो हिंद महासागर ही है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का महासागर है, क्योंकि इसका जो नाम है वो हिंदुस्तान यानी कि भारत के नाम से पड़ा है, जिसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। देख लो आप, हिंदुस्तान। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो महासागर है ना, या हिंद महासागर है, वो वास्तव में क्या हिंदुस्तान का महासागर है। समझ आया यहाँ पर। आगे हम चले, और पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया। ठीक है ना, जो अगर हम एशिया को देखें वर्ल्ड मैप में, तो पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया, ठीक है ना, के बीच क्या हमारा हिंद महासागर के तट पर क्या बेसिकली भारत मौजूद है। ठीक है ना। और यहाँ पर भारत की जो स्थिति है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ आ गया क्यों? क्योंकि इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की जो तटरेखा है ना, वह अन्य किसी भी देश की तटरेखा से बहुत लंबी है। ध्यान रखना भाई, क्या बोला है कि जो महासागर है ना, महासागर का उत्तरी छोर जो है, हिंद महासागर का जो उत्तरी छोर है, उस पर जो भारत की स्थिति है ना, जो उसकी तट रेखा है, वो किसी भी और देश के मुकाबले सबसे ज्यादा लंबी है। ध्यान रख लेना है। तो इसलिए जो है ना, ये महासागर जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे मैं चलूं, इसी से क्वेश्चन है कि भाई हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित जो भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने पीछे ही बताया कि उत्तरी छोर पर भारत स्थित है और उसकी सबसे लंबी तटरेखा है हिंद महासागर से लगने वाले, जो किसी और देश से सबसे ज्यादा है। तो भारत की जो केंद्रीय स्थिति वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि हिंद महासागर के शीर्ष पर है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैप में, अगर आगे ले रखा हो तो मैंने, देखो। ठीक है ना भाई, ये हमारा पूरा यहाँ पर हिंद महासागर है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की शीर्ष पर स्थिति पड़ जाती है। ठीक है, उत्तरी छोर पर पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो उसकी तट रेखा है वो किसी और देश से सबसे लंबी है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि क्यों इसकी केंद्रीय स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना भाई। चलो वापिस क्वेश्चन पे अब चलते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीप लगभग 1600 किलोमीटर तक क्या हिंद महासागर में फैला हुआ है। ठीक है ना, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, जो कि बेसिकली तीन साइड से सागर से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप भाग बोलते हैं, पेनिसुलर बोलते हैं। तो भारत को जो प्रायद्वीपीय भाग है वो बेसिकली 1600 किलोमीटर तक महासागर में फैला हुआ है। ठीक है, और भारत पश्चिम में अरब सागर, आपको पता है कि पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भारत का मैप बनाता हूँ तो यहाँ पर हमारा अरब सागर है और यहाँ हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समझ आ गया। जिससे क्या है, यूरोप के विकसित देशों से व्यापार और संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है भाई, जो हमारा अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, इजिली से यहाँ इस वजह से क्या हो जाता है, हमारे जितने भी यूरोप के देश हो गए, ठीक है ना भाई, जितने विकसित देश हो गए, वहां से व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, समुद्र के जरिए। समझ आ रहा है भाई। आगे चले, भारत क्या भाई, अफ्रीका, पश्चिम एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका जैसे जितने भी देश है, इनसे आसानी से क्या कर सकता है भाई, व्यापार कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत की स्थिति ऐसी है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समझ आ गया। और नीचे क्या उसका हिंद महासागर है। ध्यान रखना, हिंद महासागर तो पूरा फैला हुआ है, जो कि पूरा पेनिसुलर जो है हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, पूरा 1600 किलोमीटर तक क्या है वो पूरा हिंद महासागर तक फैला है। और उसी में आगे देखिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो ये पश्चिम और पूर्व में है। और यही क्या करती है, भारत को व्यापार करने में मदद करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की जो केंद्रीय स्थिति है, जो शीर्ष पर स्थित है हिंद महासागर के, वो बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हिंद महासागर भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि ये व्यापार
और वैश्विक संबंधों में क्या करता है भाई, मदद करता है। ध्यान रखना भाई, समझ आ गया। ये आपको ध्यान रखना है जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो। आगे मैं चलूं, भारत की तट रेखा के क्या लाभ है, जो भारत की लंबी तट रेखा है उसके क्या लाभ है, उसके क्या बेनिफिट, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, लंबी तट रेखा के क्या फायदे होंगे, जो हमारे बंदरगाह होते हैं यानी कि पोर्ट्स, उसके विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है भाई, बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, जहां पर जो नाव है आके उतरती है, सामान उतरते हैं चढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर वहां से दूसरे देशों में सामान वहां से जाता है समुद्र के जरिए, ठीक है ना भाई। तो बंदरगाह वहां पर जब तट रेखा लंबी है, ठीक है, देखो जो तट रेखा सबसे लंबी है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर बंदरगाह बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बंदरगाहों के विकास के लिए क्या है, यहाँ पर अनुकूल दशाएं वो होती है जिससे कि बंदरगाह बनाना आसान हो, और प्रतिकूल दशाएं वैसे होती है जहां पर बंदरगाह बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बंदरगाहों के लिए अनुकूल दशा, जिससे मतलब कि बंदरगाह बनाने में कोई परेशानी ना आए, वो उपलब्ध करा देते हैं लंबी तट रेखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रोजगार सृजन में सहायक होती है। कहने का मतलब है देखो, अब यहाँ पर लंबी तट रेखा बंदरगाह बन रहे हैं, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर रोजगार जो मिलेंगे ना वो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब बंदरगाह विकास होंगे तो वहाँ पर सामान चढ़ेगा उतारा जाएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत लोग चाहिए होते हैं। तो इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन भी होगा, यानी रोजगार लोगों को मिलेगा, समझ आ गया। और व्यापार के लिए उपयोगी जल मार्ग उपलब्ध कराती है, जो लंबी तट रेखा है ना, ये क्या करती है भाई, जल मार्ग उपलब्ध कराती है, क्योंकि देखो तो लंबी तट रेखा है, पूरे से क्या भाई समुद्र के जरिए क्या व्यापार कर सकते हैं, ध्यान रखना भाई, समझ आ गया। तो जो ये लंबी तट रेखा होती है व्यापार के जरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम चले, उसके बाद भारत, यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन हो गया, जापान हमारा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों से क्या करता है भाई, इनको जोड़ के रखता है, ठीक है ना, मतलब कि ये समुद्री रास्ते से जोड़ता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाता है, ठीक है भाई। जो भारत है बेसिकली, ये सब इन जितने भी आपको नाम बताए ना मैंने, समुद्री रास्ते से आपस में ये जुड़ जाते हैं आपस में, समझ आ रहा है, मतलब कि ये सब आपस में क्या हो रहे हैं भाई, जुड़ रहे हैं, समझ आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत इजी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है, तटरेखा लंबी है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, तो जितने भी देश मैंने आपको पीछे बताइए आपस में क्या होते हैं, समुद्री रास्ते से जुड़ जाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, भारत की वजह से, समझ आ गया। इसलिए क्या होता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत आसान हो जाता है। आगे हम चले, अगला क्वेश्चन, कि भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में क्या होता है भाई, 2 घंटे का अंतर है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, बेसिकली इस कथन की पुष्टि आपको करनी है, ठीक है ना। आपको पता है भाई, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में आपका गुजरात है, पश्चिमी छोर पूर्वी छोर है, तो इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है, क्यों है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो अरुणाचल प्रदेश है ना आपको, और जो गुजरात है, इसके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर, कितना 30 डिग्री देशांतर का अंतर है बेसिकली, ठीक है भाई। और एक देशांतर को कवर करने में ना 4 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं भाई, 4 मिनट लगते हैं। तो ऐसे में 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका कितना आएगा, 120 मिनट्स आएगा, जो कि लगभग 2 आवर के बराबर होता है, समझ आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, हमें टाइम यहाँ पर जो है 2 घंटे का अंतर मिलता है, समझ आ गया। तो ये आगे लिखा हुआ है, तो सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने या पहुंचने पर 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 30 × 4, ठीक है भाई, 30 डिग्री का अंतर है, एक देशांतर के लिए 4 मिनट, तो देख लो यहाँ पर तो कितने होगा, 2 घंटे हो गया ना, तो इसलिए अंतर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का डिफरेंस यानी अंतर हमें देखने को मिल जाता है, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के 3 बिंदुओं में तुलना कीजिए, ठीक है ना भाई। तो आपको बताना है कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि पूर्वी तटीय मैदान, इसके बीच में 3 डिफरेंस बेसिकली आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, तो पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा भाई, ये वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि अगर हम इस तटीय मैदान को देखते हैं ना, जो इसका मध्य भाग है, क्या जो इसका मध्य भाग है, कौन सा जो इसका मध्य भाग है, यहाँ पर ये बहुत संकरा है, ठीक है, इतना चौड़ा नहीं है। लेकिन जब हम इसको उत्तर साइड से देखते हैं, क्या जब इसको हम उत्तर से देखते हैं यानी कि नॉर्थ साइड से देखते हैं, और जिसको हम दक्षिण से देखते हैं, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है, जो इसकी औसत चौड़ाई, वो कितनी है, 64 किलोमीटर है, समझ आ गया। अगर हम इसको उत्तर से देखते हैं, अगर इसको हम दक्षिण से देखते हैं, तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है मध्य भाग के मुकाबले, ठीक है ना। तो मध्य भाग संकरा है और इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर आ जाती है। आगे मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर क्या है
कि जो ये यहाँ पर बहने वाली नदियां है ना आपका पश्चिमी तटीय मैदान पर, ये बहुत छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती है। और इसलिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा बना नहीं रही होती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इनका जो प्रवाह होता है ना बहुत तेज होता है, ये बहुत तेज फ्लो कर रही होती है। यहाँ पर इससे डेल्टा यहाँ पर नहीं बन रहा होता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जब जो नदी है अपने साथ जो निक्षेप, अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह लेकर आती है उसको जब निक्षेपित करती है तो एक त्रिभुज सी आकृति बन जाती है, उसको हम डेल्टा कह रहे होते हैं। और ये सब यहाँ पर नहीं बन रहा है क्योंकि जो नदियां यहाँ पर बहुत तेज होती है यहाँ की, और बहुत छोटी होती हैं। ध्यान रखना। और यहाँ का जो ये मैदान है ना, पश्चिमी तटीय मैदान, ये बहुत कटा फटा है। ठीक है ना, बहुत प्लेन सा नहीं, कटा फटा है, जिससे यहाँ पर बंदरगाह और पत्तनों के विकास की प्राकृतिक परिस्थितियां क्या है, अनुकूल है। समझ आ रहा है? बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा कटा फटा एरिया यहाँ पर आप देखो। ठीक है, ये जो एरिया बहुत कटा फटा है। ठीक है, ये देखो प्लेन नहीं है। इसके मुकाबले अगर मैं देखता हूँ तो मैं इरेज करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, जो एरिया है आप खुद देखो कितना, ये क्या है, पूरा कटा फटा एरिया है। ठीक है ना, ये देखो ऐसा ये है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर बनाना बहुत आसान है। क्या? पोर्ट्स, बंदरगाह बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसी परिस्थिति अनुकूल है, मतलब कि यहाँ पर इजीली बनाया जा सकता है बिना कोई परेशानी के। और इसी पश्चिमी तटीय मैदान को हम गोवा तट के नाम से भी जानते हैं, कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर साइड में। ठीक है, और मालाबार तट भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम गोवा तट के नाम से, देखो कोंकण तट ये हो गया, गोवा तट ये हो गया, और मालाबार तट ये वाला आपका हो जाता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना था। अब बात हम करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की, कि पूर्वी तटीय मैदान है वो किस प्रकार से इससे अलग है। ठीक है ना, तो अगर हम चौड़ाई को पहले एक पैरामीटर मानते हैं कि चौड़ाई के बेसिस पर हम तुलना कर रहे हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। उसकी 64 यानी 64 किलोमीटर एवरेज चौड़ाई थी, लेकिन इसकी क्या है, 80 से 100 किलोमीटर तक है। ध्यान रख लेना है आपको। समझ आ गया? तो चौड़ाई के बेस पर हमने बात कर ली। उसके बाद नदी और डेल्टा की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ठीक है भाई, क्योंकि वो नदियाँ वहाँ पर क्या थी, छोटी थी। समझ आ गया? और तेज प्रवाह कर रही थी, लेकिन यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या बड़े डेल्टा बनाती है। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पर कम पर तेजी से प्रवाह कर रही होती है उसके मुकाबले, तो ध्यान रख लेना है। प्रमुख डेल्टे की बात करूँ, इसमें महानदी, गोदावरी, ठीक है, और आपका कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा शामिल आ जाते हैं। ठीक है, जो कि पूर्वी नदी की नदियां हैं, पूर्वी तट की नदियां हैं, तो इसमें सब आ जाएगा। और ये सब क्या डेल्टा फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, जो कि वहाँ की नदी नहीं कर रही होती है। और यहाँ पर मैं बंदरगाहों की बात करूँ, ठीक है, तो समुद्र तट ऊंचा होने के कारण, ठीक है, यहाँ क्या थोड़ा ऊंचा हो रखा है ये वाला तट, इसके कारण यहाँ पर क्या बंदरगाह कम विकसित होते हैं। ठीक है, जब 12th क्लास में बंदरगाह के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आप इस चीज को देखोगे कि यहाँ पर बंदरगाह बनाना इतना आसान कैसे है, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर नहीं है। बंदरगाह है पूर्वी तट पर, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो पश्चिमी साइड जाता है, और वो ज़्यादा कह सकते हैं अनुकूल स्थिति में बने हुए हैं। ध्यान रखना। तो समुद्र तट ऊंचा होने के कारण बंदरगाह कम विकसित है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम पश्चिमी तट के मुकाबले देखते हैं, और यहाँ पर पत्तनों का यानी पोर्ट्स का विकास करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य तट क्षेत्र की बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये क्षेत्र उत्तर में उत्तरी सरकार तट कहलाता है और दक्षिण में कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है ना, उत्तर वाला मतलब कि आपका यहाँ पर, ठीक है ना, आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये बोला, जब आपका दक्षिण वाला हिस्सा इसको हम कोरोमंडल तट कह देते हैं, लेकिन जो उत्तर वाला हिस्सा इसको हम उत्तरी सरकार कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पूर्वी तटीय मैंने बता दिया, और इस वाले का मैंने बता दिया था आपको, वेस्टर्न वाले का, इसको गोवा तट, कोंकण तट और मालाबार तट हम कह रहे थे। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में 5 अंतर बताओ। जो क्वेश्चन लिए ना भाई एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और सेकंड बुक आपकी 35 मार्क्स की आएगी। दोनों बुक है आपकी, बुक फर्स्ट बुक 2 वही 35 मार्क्स की, यही 35 मार्क्स की। अब चैप्टर उसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। 5 चैप्टर है, एक चैप्टर आपका है, लेकिन वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिए हैं। तो ध्यान रखना, 35 मार्क्स के 5 चैप्टर और 35 मार्क्स के लगभग आपके 15 चैप्टर है। ठीक है ना, अब देख लो किसमें ज़्यादा आएगा। तो इन सेकंड बुक को ख़त्म करना पहले आपकी क्या है, स्मार्ट वर्क को दिखाता है। तो आपको ये बुक जल्दी खत्म कर लेनी है, ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बताना है आपको। ठीक है ना भाई, तो पश्चिमी घाट जो बेसिकली आपका है ना, ये उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट के साथ साथ फैला हुआ है भाई। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना है भाई, जो पश्चिमी घाट आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र से लेकर आपका कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट के साथ साथ क्या है, फैला है। समझ आ गया। अरब सागर का क्या भाई है कहाँ, ये देखो आपका
ये क्या है आपका, ये आपका अरब सागर है ना भाई, अरब सागर है आपका। तो अरब सागर का जो, अरब सागर के पूर्व में क्या है, ये पूरा फैला हुआ है, समझ आ गया। ये आपका महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक आपका पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट आपका। आगे हम चल लेते हैं एक बार, ठीक है, समझ आ गया। और इन्हें क्या भाई महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्री कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट है ना, इसे क्या भाई महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है भाई, समझ आ गया। तो पश्चिमी घाट बेसिकली सह्याद्री हो गया, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी हो गया, और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। क्योंकि पश्चिमी घाट में जो यहाँ पर क्या इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और आपका जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है, और कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको नीलगिरी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको इस नाम से हम जानते हैं, समझ आ गया। आगे चलते हैं, और आगे मैं देखूँ तो ये पर्वत लगातार एक श्रेणी के रूप में है। श्रेणी मतलब होता है लगातार एक श्रेणी बनी हुई, जैसे को ऐसे ही ये श्रेणी होती है, ठीक है। हमारे अगर पहाड़ जो होते हैं, पर्वत होते हैं, वे ऐसे पूरी श्रेणी बने होते हैं, मतलब ये कोई ब्रेक नहीं है इनके बीच में, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन ये है तक श्रेणी के रूप में, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पर 3 दर्रे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3 दर्रे हैं। क्या है, थाल घाट, ठीक है भाई, आपका पाल घाट, बताऊंगा भी दर्रे क्या होते हैं, ठीक है, और भोरघाट हो गया और पाल घाट हो गया, ठीक है ना, जो कि इसकी निरंतरता को क्या करते हैं, भंग करते हैं। देखो भाई श्रेणी का मतलब होता है पर्वत निरंतर है, लेकिन ये जो दर्रे दर्रे क्या होते हैं, बेसिकली इंग्लिश में इनको हम पास कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पास, यानी कि ये बेसिकली जो पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता होता है उनको हम दर्रे कह रहे होते हैं, ठीक है। पहाड़ों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता, जो जाने का रास्ता होता है, उसको हम दर्रे कह रहे होते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर 3 दर्रे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इनको जो निरंतरता है ना श्रेणियों की, वो भंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता बना हुआ है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद बात करूँ, इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। कितनी, 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ध्यान रख लेना भाई आपको, ठीक है ना। औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से लेकर, उत्तर का देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, ध्यान रखना भाई आपको, ठीक है। आगे चले, और लास्ट रह गया आपका, और प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या आपकी अनायमुड्डी है, ठीक है ना, जो कि आपकी 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। मैंने बताया था ना पीछे आपको अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो अन्नामलाई पहाड़ियों में गई अनाईमुड्डी जो चोटी है आपकी, ये स्थित है, जो कि 2695 मीटर की है, जो कि पश्चिमी घाट का जो पर्वत है अन्नामलाई, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, समझ आ गया। तो पश्चिमी घाट के बारे में आप ये सब बता सकते हो। पूर्वी घाट की बात कर लूं, तो पूर्वी घाट के पहाड़ जो दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से में है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, जो आपको पूर्वी घाट के पहाड़ जो है ना, बेसिकली वो दक्कन का पठार, जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, उसके पूर्वी हिस्से में है, ध्यान रखना, जो कि महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी तक फैली हुई है, ठीक है। और ध्यान रखना ये भी चीज़ है, आपका जो पश्चिमी घाट है, आपको जो पूर्वी घाट है, कहाँ के मिलते हैं, ये नीलगिरी में आके मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी तक ये फैले हुए हैं, और इन पहाड़ों में भाई आपका जवादी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी जैसी पहाड़ियाँ आपकी आ जाती हैं। कि अगर पूर्वी घाट की पहाड़ों की बात करता हूँ तो उसमें ये सब शामिल हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं चलूँ, और ये पर्वत श्रेणी क्या भाई आपकी एक सार नहीं है, जैसे कि मैंने पश्चिमी घाट की बात करी थी, वहाँ पर एक सार है, ठीक है, श्रेणी, लेकिन यहाँ की क्या एक सार नहीं, लगातार नहीं है, समझ आ गया। क्योंकि हुआ क्या है ना, यहाँ पर कई बड़ी नदियों ने इन्हें काट कर अपना रास्ता बना लिया है, ठीक है ना, कहते हैं ना पानी पत्थर को काट देता है, वही वाली बात हो गई। यहाँ पर हुआ क्या है, जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर एक सार क्यों नहीं, क्योंकि जो बड़ी नदी है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इन पहाड़ों को काट काट कर अपना रास्ता यहाँ पर बना लिया है। और इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 600 मीटर है, ध्यान रखना। और नदियों के कारण इनकी ऊंचाई कम होती गई है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। नदी क्या कर रही है, यहाँ से निकल रही है ना, तो इनको काट काट के निकल रही है, और यहाँ बहुत अपने रास्ते बना लिए, जब ये लगातार भी नहीं है। और औसत ऊंचाई लगभग इनकी कितनी है भाई, 600 मीटर है, ध्यान रख लें। जस्ट बिकॉज ऑफ नदियों के कारण क्या हो गया, इनकी ऊंचाई कम होती गई है, ध्यान रखना भाई। और नीलगिरी पहाड़ियों में क्या होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते, जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है भाई। नीलगिरी में क्या होता है, आपके पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में मिल रहे होते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ, पीछे मैप में चलते हैं भाई वापस, ये रहा आपका मैप, ठीक है ना, ठीक है। एक तरह से आप देखना चाहो तो आपका जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, देखो ये पश्चिमी घाट ऐसे, और यहाँ से आपको क्या पास में मिल रहे होते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में, समझ आ गया। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है ना।
और लेकिन इस श्रेणी से कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है, ध्यान रखना, बस लास्ट में आपको ध्यान रखना आपका तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी आपका हो गया है। उसके बाद आपका आता अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार और आपका हिमालय पर्वत में 5 अंतर स्पष्ट आपको करने हैं। कितने? 5 आपको डिफरेंस बताने हैं प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पहले पेनिसुलर प्लेट्यू में, और आपका जो हिमालय पर्वत है उसमें बताना है। ठीक है, तो पहले मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लूंगा, फिर क्या बात करेंगे हम, हिमालय पर्वत की बात हम कर लेंगे। देखो अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात करता हूँ ना, ये हिमालय पर्वत के मुकाबले में बहुत पुराना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हिमालय क्या वादे बना है प्रायद्वीपीय प्लेटू के मुकाबले अगर मैं बात करता हूँ तो। ठीक है, तो प्राचीन भूखंड क्या है भाई, ये कठोर शैलों का बहुत पुराना भूभाग है बेसिकली। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा जो आपका फर्स्ट बुक में है, वहाँ पर थोड़ा बता रखा गोंडवाना करके कुछ ऐसे है, तो ऐसी कुछ स्टोरी प्रायद्वीपीय प्लेटू की भी है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने हैं, तो अगर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ध्यान रखना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये हिमालय पर्वत के मुकाबले में बहुत ये प्राचीन है। ठीक है ना, तो ये कठोर शैलों का बहुत पुराना भूभाग है। ठीक है, हिस्सा है। और ऊंचा भूखंड कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो निर्माण एक ऊंचे उठे हुए क्षेत्र यानी उत्थित भूखंड के रूप में हुआ है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, थोड़ा ऊंचा है भूखंड है ये। और स्थिर क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कैम्ब्रियन कल्प के काल से स्थिर बना हुआ है। ठीक है ना, काल होते हैं कुछ, बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना भाई। तो कैम्ब्रियन काल आपको ध्यान रखना है, तो कैम्ब्रियन काल ने से अब तक जो है ये स्थिर बना हुआ है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार, और केवल इसके तटीय क्षेत्र कुछ समय के लिए समुद्र में डूब गए थे। जो इसके तटीय क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार के, कुछ समय के लिए भाई डूब गए थे, लेकिन क्या है बाकी आपका अभी तक का जो कैम्ब्रियन काल से लेकर अब तक क्या है पूरा ये स्थिर बना हुआ है। ठीक है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर। उसके बाद अवशिष्ट पर्वत की बात कर लूँ, इसमें क्या है भाई, अवशिष्ट यानी पुराने घिसे हुए पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे अरावली पर्वत। ठीक है भाई, ध्यान रखना, समझ आ गया। देखो अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जिनकी जो ऊंचाई होती है बहुत कम होती है, जो कि घिस रखे हैं। ठीक है ना, तो घिसे हुए पर्वत को हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है ना, जैसे अरावली जो कि राजस्थान में है, बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आपको प्रायद्वीपीय पठार में घिसे हुए पर्वत भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अवशिष्ट पर्वत भी देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे मैं चलूँ, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो मंद गति से बहती है। किससे मंद गति से बहती है? हिमालय नदियों के मुकाबले यहाँ की जो नदी है वो घाटियाँ यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं वो कैसी है, उथली होती हैं। क्या होती है भाई, उथली होती है, और नदियाँ धीमी गति से बहती है, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना। हिमालय पर्वत की बात करूं मैं, तो हिमालय पर्वत क्या बेसिकली अवसादी शैलों से निर्मित एक नवीन पर्वत है। ठीक है ना, शैल होती है ना बहुत सारी, तो जो अवसादी शैल है उससे बना हुआ है कि हमारा ये हिमालय जो कि एक नवीन पर्वत है, और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पुराना है इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, आपको तो हिमालय बेसिकली एक मोड़दार पर्वत है, जो कि क्या है बहुत सारी भूगर्भीय हलचलों से ये बेसिकली ये बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गया, तो ध्यान रख लेना है, कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। ठीक है, भूगर्भीय हलचल क्या होती है, जो कि आपके जमीन के अंदर हो रही है। ठीक है ना, जैसे प्लेटों का टकराना ये सब होता है। ठीक है ना, तो एक मोड़दार पर्वत जो कि बेसिकली क्यों ये कैसे हुई है, ये भूगर्भिक हलचलों के कारण ये हुई, जो कि जमीन के अंदर हुई है, भूगर्भ यानी जमीन के अंदर हुई है, उनके कारण क्या हुआ है ऐसा है, ये हिमालय पर्वत बना है और ये मोड़दार पर्वत हुआ है। ठीक है ना, अब जो इसकी उत्पत्ति है ना, ये बना कैसे है, ये टैथिस सागर के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, टैथिस सागर के जो अवसाद जो कि टैथिस सागर के अंदर थे, उसी के अवसादों से जो पर्वत निर्माणकारी हलचल है, कौन सी, विवर्तनिक, आपने सुना होगा ना विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक है, होता क्या विवर्तनिक हलचल भाई, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया है, ये बना है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, हिमालय और इससे जुड़ी पर्वत श्रृंखला कमजोर और लचीली है। ठीक है, हिमालय और जो इससे जुड़ी जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना बहुत सारी हैं, तो वो लचीले और यहाँ वलन और विक्षेपण की क्रियाएं होती रहती हैं। यानी कि जो ये पर्वत है ना, जो हिमालय अपना ये अभी भी बन रहा है, ध्यान रखना है, ये अभी भी बढ़ रहा है, आपको पता ना हो तो अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वलन और विक्षेपण की प्रक्रिया क्या होती है, बेसिकली कहने का मतलब है वलन और विक्षेपण का मतलब यहाँ पर जो पर्वत है ना ये टूट फूट रहा है फिर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वलन और विक्षेपण कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रिया होती रहती हैं, और ये विवर्तनिक पर्वत है। क्या है, ये विवर्तनिक पर्वत है जो कि विवर्तनिक हलचलों के कारण ये बना, इसलिए इसको विवर्तनिक पर्वत भी कह देते हैं। ठीक है, मैंने बता दी विवर्तनिक हलचल क्या होती है,
इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं ये युवावस्था में है। किसमें है? जो यहाँ की नदियाँ हैं वो अभी नई हैं, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, तीव्र गति से बहती हैं, जो कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ किससे, प्रायद्वीपीय नदियों से, तो वो मंद गति से बहती है, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन ये तेज गति से बह रही होती है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब अगला जो आपका क्वेश्चन आता है ना, आपका अपवाह तंत्र वाले चैप्टर से आता है कि भारत की नदियां इतनी प्रदूषित क्यों हैं। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि इतनी पॉल्यूटेड क्यों है। तो सीधे साधा इंसान इसका कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो पहले आपको ध्यान रखना है भाई, जो औद्योगिक कूड़ा कचरा है और जो घरेलू क्रियाकलाप है ना, वो मेन रीजन हो जाता है इसका कि जो भारत की नदियां हैं वो प्रदूषित हैं। समझ आ गया? देखो कैसे, क्योंकि औद्योगिक कूड़ा कचरा हो गया, जो घरेलू क्रियाकलाप है, उससे क्या होता है, निकलने वाला जो अवशिष्ट जो कचरा है वो गंदे नालों द्वारा भागकर भारत की नदियों में लाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे कि भारत की जो नदी है यमुना, ठीक है, जो एक विवाद का कारण बनी रहती है, अब गवर्नमेंट के बीच में, आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ पर भी यही हाल है, इसलिए वो नदी प्रदूषित है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक कूड़ा कचरा हो गया, घरेलू क्रियाकलाप हो गया, सब उसमें उसको क्या निकाला जाता है और अपशिष्ट को गंदे नाले में बहा दिया जाता है और डायरेक्ट इसको नदियों में लाया जाता है। इसका मेन कारण क्या हो गया, समझ आ गया कि क्यों गंदी हो रही है, पहला रीजन ये हो गया। आगे मैं चलूँ, बहुत से शमशान घाट क्या होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, और कई बार मृत शरीर को, उनके अवशेषों को क्या करते हैं भाई, नदियों में ही बहा दिया जाता है। तो ये भी तो कारण होगा, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ त्योहारों पर जैसे कि फूल और मूर्तियां हो गई, उनको नदियों में विसर्जित करा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो गणेश विसर्जन करा जाता है तो वही मूर्तियां कहाँ बहा देते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं। कहने का मतलब ये है, जो त्योहार हो गए इसके कारण क्या होता है, जो फूल हो गए, जो मूर्तियां हो गई, उनको नदियों में बहा दिया जाता है। और बड़े पैमाने पर क्या भाई, साबुन और कपड़े आदि की धुलाई भी की जाती है, तो इससे भी नदी प्रदूषित होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेन रीजन आप बता सकते हैं, 3 मार्कर में आ सकता है कि भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों हो रही है। समझ आ गया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना क्या है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, तो नमामि गंगे जो परियोजना है ना, बेसिकली जून 2014 में स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टार्ट करी थी। ध्यान रख लेना भाई, किस लिए करी थी। ये क्या, एक संरक्षण और एक संरक्षण मिशन है। संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, ठीक है ना। तो नमामि गंगे परियोजना बेसिकली क्या है, एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसको केंद्र सरकार ने जून 2014 में स्टार्ट करा था। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, इसका उद्देश्य था भाई गंगा नदी को प्रदूषण से रोकना है, बचाना है, ठीक है ना। और गंगा नदी को संरक्षित करना यानी बचाना है, और उसका कायाकल्प करना इस परियोजना का बेसिकली प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना, तो गंगा नदी को भाई संरक्षित करके उसका कायाकल्प करना है बेसिकली, ठीक है, मतलब उसको बचा के रखना है। तो वही क्या, इस परियोजना का मेन क्या हो जाएगा भाई, पर्पस हो जाएगा। नमामि गंगे परियोजना आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर बता दो। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और प्रायद्वीपीय पठार हिमालय पर्वत था, आपसे अपवाह तंत्र पूछा जिसमें नदियां वगैरह सब शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 डिफरेंस आपको बताने होते हैं। देखो भाई, तो पहले मैं बात करता हूँ अपवाह तंत्र किसके, हिमालय वाले की। तो इसमें आप क्या बताओगे, ये जो नदियां हैं ना बेसिकली, जो हिमालय वाली नदियां हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल है, तो ये नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती है। तो आपका पूरा नदन प्लेन है, ठीक है, भारत का जो उपजाऊ मैदान है, फर्टाइल एरिया है, वहाँ बेसिकली ये बहती है, ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो हिमालय पर्वत तंत्र में बेसिकली ध्यान रखना है। और ये नदी कैसे होती है, ये नवीन है। विषय बताए, हिमालय जो हिमालय अपना एरिया है वो नया है किसी प्रायद्वीपीय पठार के मुकाबले, तो इसलिए जो हिमालय अपवाह तंत्र, जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं हिमालय वाले एरिया से, ये क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र में क्या है, नया, नवीन है, नया है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, तो ये यहाँ जो नदियाँ हैं ना वो विसर्प बनाती हैं। क्या बनाती है भाई, विसर्प बना रही होती हैं। और विसर्प यानी कि अपना मार्ग बदल रही होती हैं, ठीक है, अपना मार्ग भी यहाँ पर बदलती रहती है। विसर्प मतलब होता है इनका एक सुनिश्चित मार्ग नहीं है, और विसर्प का आने का मतलब है ऐसे, ठीक है, विसर्प बना रही है और अपना मार्ग भी बदल रही है, जो रास्ता है इनका वो भी चेंज कर रही है। लेकिन वही प्रायद्वीपीय पठार वाली आ जाती है, तो अपना रास्ता क्या कर रही होती है, उनका रास्ता सुनिश्चित है, वो अपने एक ही रास्ते से चल रही होती है, बह रही होती है, ठीक है। और ये नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती है, ठीक है। जो हिमाच्छादित मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ,
तो जो हिमालय की अफवाह तंत्र की नदियां हैं बेसिकली उनको पानी कहाँ से मिल रहा है, हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढके हुए एरिया से मिल रहा है, इसलिए पूरा साल बह रही होती है। ठीक है, 12 मासी नदियां हैं हिमालय अफवाह तंत्र की, इसलिए इनको क्या भाई सदा नीरा, यानी कि नीर मतलब क्या, तो जल होता है, यानी कि हमेशा के लिए पानी रहता है नदियों में। ठीक है, या उनको 12 मासी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। और ये नदियां अपने विकास की युवावस्था में, ठीक है, इनका निर्माण ज़्यादा पुराने टाइम नहीं हुआ, इनका निर्माण हुआ तो अपनी युवावस्था में है, और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं। ठीक है भाई, अपर्दन का काम क्या होता है कि अपने रास्ते से जो भी क्या दिख रहा है, मिट्टी कंकड़ वगैरह सब जो है ये अपने रास्ते से भागकर अपने साथ लेके जाते हैं और कहीं डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, जो ये उत्तरी मैदान का निर्माण है वो कैसे हुआ है, ऐसे ही तो हुआ है, ये नदियां अवसाद लेकर आती है और ठीक है अपर्दन करती है उनका, और एक जगह पे जाकर डिपॉजिट कर देती है, तो इससे मैदान बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो अपर्दन का कार्य करती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखना। लेकिन मैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करूँ, वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही होती हैं, ध्यान रख लेना। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रसिद्ध डेल्टा है। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की। देखो, ये नदियां बेसिकली क्या, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीप पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है भाई, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र क्या पुराना है, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीप पठार से निकलकर बेसिकली पश्चिम से पूर्व की ओर ये फ्लो कर रही होती हैं, बह रही होती हैं, उसके मुकाबले पुराना है। और प्रायद्वीपीय नदियां क्या बेसिकली सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं और ये विसर्प नहीं बनाती हैं। समझ आ गया, देखो उनका रास्ता और मार्ग बदल रही है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां बेसिकली क्या अपना मार्ग नहीं बदल रही है, सुनिश्चित मार्ग में चल रही हैं और ये विसर्प नहीं बना रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे से फ्लो कर रही है अपना। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया है आपको। और ये नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं और गर्मी के टाइम पर सूख जाती हैं। ठीक है ना, यानी ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं क्योंकि ये बारिश पर निर्भर करती है। अगर मानसून लेट आएगा तो यहाँ पर पानी भी क्या होगा, वर्ष जब मानसून से बारिश आ रही है और बारिश नहीं होएगी तो क्या हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी, ध्यान रखना। और तो आगे मैं बात करूं, ये नदी अपने विकास की प्रौढ़ावस्था में है और इनकी नदी घाटियाँ क्या भाई, चौड़ी और उथली हुई है। ये तो मैंने पीछे ही बता दिया था, ठीक है आपको, कि यहाँ की जो नदी घाटियाँ वो चौड़ी और उथली हुई है। ठीक है भाई, हिमालय के मुकाबले। तो ये प्रौढ़ावस्था और नवीन अवस्था क्या भाई, नवीन मतलब कि युवावस्था मतलब कि नयापन, और प्रौढ़ावस्था मतलब कि पुराना। तो यहाँ की जो नदी है वो पुरानी है अगर मैं कंपेयर करता हूँ हिमालय की नदियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको क्या बताना है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो उसकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, पूरा समझेंगे। ठीक है भाई, कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है, एक एक चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो, तो ये बेसिकली भारत की नहीं, बेसिकली क्या संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ये 3 देशों से होकर ये बहती है। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे, चैप्टर पढ़ रखा होगा आपने, कि ये 3 देश कौन कौन से जिसमें से बहती है। ठीक है ना, कमेंट में बता देना मेरे को। और ब्रह्मपुत्र क्या भाई, कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक मानसरोवर झील के कहाँ से निकलती है, निकट में एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, चेमा युंगडुंग, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैप में भाई, देखो। ठीक है, तो ये क्या है भाई आपका, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, हिमनद से ये निकलती है, फिर ऐसे ये पूरा फ्लो करती है, भारत में आती है। ठीक है ना, अब ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। अब वापस आएंगे इस मैप पे हम। ठीक है, ये हो गया आपका, निकल कहाँ से रही है भाई, ये मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग है, वहां से वो निकल रही है। आगे मैं बात करता हूँ, तो उद्गम स्थान से ये हिमालय श्रृंखला के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है भाई, जहाँ से इसका उद्गम कहाँ से, चेमा युंगडुंग से हो रहा है, वहां पर क्या है, ये हिमालय के समानांतर पैरेलली बह रही है, तो इस पूर्व में बह रही है, तो इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रख लेना है, पूर्ववर्ती नदी कह रहे हैं। अब तिब्बत में इसका नाम क्या है। ठीक है, तो 3 देश बोले ना, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सांगपो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना कि सांगपो का अर्थ क्या है। और ये मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट क्या करती है, गहरे माखड का यानी गोर्ज का निर्माण कर रही होती है। ठीक है, हिमालय में जो नमचा बरवा है वहां पर क्या कर रही होती है भाई, ये माखड यानी गोर्ज का निर्माण कर रही होती है। अब इसके प्रवाह की विशेषता क्या है, जो ब्रह्मपुत्र ये फ्लो कर रही है, प्रवाह कर इसकी विशेषता क्या है, तो ये तेज भाव वाली नदी है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, तेज भाव वाली नदी के रूप में भारत में प्रवेश कर रही है, जहाँ इसे दिहांग कहा जा रहा है। ठीक है भाई, जहाँ भारत में प्रवेश करे वहां पर इसको क्या नाम से कहा जा रहा है, दिहांग कहा जा रहा है भाई। ठीक है, ध्यान रख लेना है आपको, दिहांग कहा जा रहा है। और भारत में प्रवेश की जब बात कर रहा हूँ,
तो ये नदी क्या भाई अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, कहाँ मैंने बताया आपको, जो ये सदिया कस्बे के पश्चिम में ये प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर इसको दिहांग कहा जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका नाम चेंज होगा आगे, और ध्यान रखना। तो इसके मुख्य सहायक नदियों की मैं बात करूँ तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या बेसिकली दिबांग, शिकांग और लोहित है। पूरा मैप में देखने वाले ध्यान रखना, जो इसका जल प्रवाह बढ़ा देती है। ठीक है, जल प्रवाह बेसिकली बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो उसकी सहायक नदियाँ जो कि बढ़ रही है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है भारत में। ठीक है, सदिया कस्बे के पास से, उसके बाद इसकी में कुछ सहायक नदियाँ मिल जाती है दिबांग, सिकांग और लोहित, जो कि इसका जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो बढ़ा रही है। समझ आ गया। आगे मैं चलूँ, अब यहाँ पर आप देख लो, देखो यहाँ से ये निकली चेमायुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये प्रवेश कर गए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये। यहाँ प्रवेश करने के बाद इसमें दिबांग, लोहित, इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मिल गई हैं। ठीक है ना, फिर आगे जाते हैं, इसमें सुबनसिरी मिल जाती है। तो आगे जाने के बाद इसका नाम कुछ और पड़ता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है क्या पड़ता है। यहाँ से क्या इसको ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर, असम में। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ तक तो उसको नाम मैंने बता दिया, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। उसके बाद जब ये असम में एंटर कर रहे हैं तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रख लेना आपको। तो ब्रह्मपुत्र में इसको एंटर हो गई है। ठीक है, सॉरी, असम में एंटर हो गई तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाने लगा। पहले इसको क्या कहा जाता था भाई, ठीक है, मैंने बता दिया है। उसके बाद इसको जमुना भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको बेसिकली क्या कहा जा रहा है, दिहांग कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियाँ मिल गई हैं मैंने बता दिया है। और उसके बाद ये जो असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, और उसमें अनेक सहायक नदी यहाँ पर आके मिल जाती है। मैंने दिखा दिया पीछे, बहुत सारी नदी आके मिल रही थी। और जैसे ही ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है, जहाँ इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है भाई, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद दक्षिण दिशा में बह रही है, साउथ में बह रही है, जहाँ इसको जमुना कह रहा है। और अंत में ये पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं भाई वापस मैप में। ठीक है ना, अपना मैप ये रहा, देखो यहाँ से ही आई। ठीक है, असम में इसको क्या भाई क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर इसको हम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें अनेक सहायक नदियाँ आके मिल रही है। फिर आगे जब ये चलती है इसको क्या कहा जाता है भाई, जमुना कहा जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सी नदी आके मिल रही है, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको जमुना कहा जाता है, मैंने बता दिया है। और यहाँ पर आके इसमें पद्मा नदी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, पद्मा बेसिकली क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी आगे जाकर क्या होता है भाई, हुगली। ठीक है, हुगली और पद्मा नदी में बढ़ जाती है। ठीक है, दे तो रखा ही है, जो गंगा आ रही है ये हुगली और पद्मा नदी में बढ़ रही है। और जो पद्मा आके क्या है यहाँ पर, ये बांग्लादेश में, इसी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो ये पद्मा आके जमुना से मिल जाती है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये देखो ये जमुना आपकी आई और यहाँ से ये मिल गई और बंगाल की खाड़ी में अपना ये इन्हें जल विसर्जित कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोण से गंगा जो है ना भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है ना, आपको पता है गंगा का जो महत्व है बहुत है, चाहे हम कल्चरली बात कर ले यानी कि सांस्कृतिकली बात कर ले, अपने द्रोणी के हिसाब से बात कर ले। ठीक है ना, तो आपको यही बताना है। ठीक है, क्यों इसका सांस्कृतिक महत्व और कैसे है बेसिकली। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ना गंगा कहाँ से निकलती है, आपको पता होगा। तो गंगा बेसिकली निकलती है गंगोत्री हिमनद से। ठीक है ना, तो गंगा नदी बेसिकली उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई से, 3900 मीटर की ऊंचाई से बेसिकली निकल रही होती है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, आपको समझ आ गया। आगे हम चले, ये पूरा आपको ना मैप में समझा दूंगा। ठीक है, भी आगे ध्यान रखना। अब आगे क्या देखें हम भाई, देव प्रयाग में क्या भाई भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। ध्यान रखना है भाई, क्या बोला मैंने, देव प्रयाग में। ठीक है ना, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं, जब इसे गंगा कहते हैं। ध्यान रखना भाई, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलेंगी उसके बाद क्या है, इसको गंगा कहा जा रहा है। ध्यान रखना, गंगा कहा जा रहा है, मिल कहाँ रही है, ये देव प्रयाग में मिल रही है। ठीक है, देव प्रयाग में ये मिल रहे हैं, समझ आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, और हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर ये बहती है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना पीछे। और यहाँ एक पॉइंट रह गया अपना, गंगा नदी क्या बेसिकली हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहाँ पर करती है, तो हरिद्वार में ऐसी जगह है जहाँ पर ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, आपको ध्यान रखना, हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद क्या है, ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण
से पूर्व की ओर होकर क्या होती है ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और पद्मा। मैंने भी पीछे ही बताया है तुम्हें, ठीक है ना, ध्यान रखना। भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसी भागीरथी को हुगली कह देते हैं, ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। मैंने पीछे तुम्हें बताया था भाई, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना भाई, हरिद्वार से दक्षिण की ओर हुई, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बह के फिर अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बट गई, एक भागीरथी और एक पद्मा में, ठीक है ना। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है भाई, 2525 किलोमीटर है, समझ आ गया। और ये भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है गंगा नदी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र किस नदी का है, तो गंगा नदी का है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां, ठीक है भाई। उत्तर में निकलने वाली जो बारहमासी नदी जो कि पूरे साल बहती है, मैंने बता दिया क्यों बहती है, ठीक है ना, पूरे 12 मास, क्योंकि इनके पूरा साल पानी रहता है इनमें, और वो क्यों रहता है आपको मैंने बता रखा है, ठीक है भाई। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां जो है, और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां जो कि मौसमी नदियां हैं, इसमें आकर मिल जाते गंगा नदी में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए। जो यमुना है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा घाघरा की बात कर लो, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, सोन, इसकी प्रमुख बेसिकली सहायक नदी, आपको ध्यान होना चाहिए भाई। अब आ जाओ मैप में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो निकलती कहाँ से है, मैंने आपको बता दिया है कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बगल वाला मत देखो, यमुना के लिए है, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी गंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने बता दी हरिद्वार में मैदान प्रवेश कर जाती है, और गंगा इसको कहा जाता है, देवप्रयाग में। क्या कहाँ कहा जाता है भाई, देवप्रयाग में कहा जाता है। जब क्या यहाँ पर क्या भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर से मिल जाती है, उसके बाद गंगा कहला रही है। और जो यमुना नदी है ना, ये कहाँ मिल रही है बेसिकली, यहाँ मिल रही है ये इलाहाबाद में, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे जो लंबी सहायक नदी है यमुना की, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, वो इलाहाबाद में क्या गंगा में आकर मिल जाती है, समझ आ गया। आगे मैं बात करूं, देखो ये गंगा नदी है भाई, आगे जाकर क्या होता है, इस ये दो उस हरिद्वार से आने के बाद ये दक्षिण में हुई, फिर दक्षिण से पूर्व की, फिर दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है भाई। किससे मतलब था, भागीरथी और पद्मा में। भागीरथी मतलब वही हुगली नदी, ठीक है। देखो आके ये दो धारा में बढ़ गई, ध्यान रखना। एक शाखा पश्चिमी बंगाल में और एक बांग्लादेश में, ठीक है। जो बांग्लादेश में गई, जो कि बेसिकली मुख्य धारा थी उस नदी की, उसको हम पद्मा कह रहे हैं, और ये हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना, ये दो धारा में आके बट गई यहाँ पर, समझ आ रहा है भाई तुम्हें जो मैंने बताया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और फिर मैंने ये बताया पद्मा जाके जमुना से मिल जाती है, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जमुना उसको कह देते हैं बांग्लादेश में, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, ये तुमको एक मैप ध्यान रखना है, जो कि तुम्हें याद रहेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ इसमें यमुना नदी मिलती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना, जलवायु वाले चैप्टर से है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखो भाई, नॉर्मली क्या होते हैं भाई, गर्मी के टाइम पे बारिश हो रही होती है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे होते हैं, उत्तर भारत की हम बात कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में क्या होती है, सर्दी के मौसम में क्या होती है भाई, जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा हो रही होती है। तो इसका रीजन आपको बताना है क्यों होती है भाई, ठीक है ना। देखो, तो भारत का जो पूर्वी तट है, बेसिकली मैंने बताया पूर्वी तट के बारे में, ठीक है, डाउट रहना नहीं चाहिए तुमको। तो भारत का जो पूर्वी तट है ना, बेसिकली वो तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता है। अगर मैं बात करूं भारत की जो मानसून की दो शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, एक आपकी जो दक्षिण पश्चिम वाली है और एक उत्तर पूर्वी वाली, जो कि बंगाल खाड़ी की शाखा उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक अरब सागर की शाखा और एक आपकी बंगाल खाड़ी की शाखा, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो भारत का पूर्वी तट है, विशेष जो तमिलनाडु वाला तट है, या जिसको हम कोरोमंडल तट भी हम कहते हैं बेसिकली, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, देखो अगर मैं भारत के यहाँ पर नक्शा बनाऊं दक्षिण का, तो यहाँ पर क्या है, देखो हिंद महासागर से यहाँ पर आई, ठीक है, फिर यहाँ पर आके से भारत में एंटर कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये होगी दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारा। तो इससे क्या है, जो यहाँ पर हमारा क्या जो है यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है, जो इससे होने वाली बारिश है वो तमिलनाडु में नहीं हो रही होती है, ध्यान रखना, आपको ये बताया गया है। तो ये क्या, बल्कि तमिलनाडु का जो तट है, बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की शाखा है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कह देते हैं, उसके समानांतर है भाई, ठीक है। जब मानसून हमारा लौट रहा होता है, मानसून हमारा लौट रहा होता है, जिसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बोल रहे हैं, उसमें क्या है, यहाँ पर बेसिकली उससे ये यहाँ पर वर्षा हो रही होती है, ध्यान रखना, समझ आ गया। और ध्यान रखना है भाई कहाँ से हो रही है, जो तमिलनाडु का तट क्या, बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की शाखा है उसके समानांतर है।
इसलिए यहाँ पर वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। और आगे भी है, और अरब सागर की धारा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। देखो वृष्टि छाया क्षेत्र बेसिकली क्या हो गया, दोबारा समझो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से क्या हमारे ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो यहाँ जो ये बारिश करेगी ना इस रीजन में करेगी, लेकिन हमारा तमिलनाडु तो इधर है ना, जो कि इसके क्या हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में हो गया, मतलब यहाँ पर थोड़ी बारिश होएगी, तो तमिलनाडु इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो चले यहाँ पर क्या दक्षिण पश्चिम से क्या नहीं हो रही, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अतः यहाँ पर क्या है, पूर्व से लौटते हुए मानसून, यानी कि जो उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून है, तथा उसके बाद जो चक्रवात बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, उसके प्रभाव से क्या शीत ऋतु में क्या हो रही है भाई, बारिश हो रही है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। समझ आ रहा है क्या कहने का मतलब है। देखो चक्रवात बनते कैसे हैं, बेसिकली तुम्हारे फर्स्ट बुक का कंसेप्ट है वही बताता, लेकिन सुन लो थोड़ा सा। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन रखा होता है। लो प्रेशर मतलब कि निम्न दाब बन रखा होता है। अब जहाँ पर निम्न दाब बन रहा है ना, उसको पूरा करने के लिए भाई क्या, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है, आपको पता है। तो ऐसे क्या होगा, इसको भरने के लिए जो पानी कहाँ पर आएगा, लो प्रेशर की तरफ आएगा। तो इसी चक्कर में क्या होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे, आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, चक्रवात बन जाएगा, ठीक है भाई। चक्रवात बन गया, और इसी चक्रवात के कारण और जो उत्तर पूर्व से जो मानसून लौट के आ रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी के प्रभाव से शीत ऋतु में क्या होती है भाई, बारिश हो जा रही है तमिलनाडु के तट पर। आई होप भैया समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, और जो ये जलवायु मानसून वाला जो टॉपिक है मैंने आगे ले रखा है, ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना भाई। ध्यान रखना, जो आपका दक्षिण वाला एरिया है और जो उत्तर भारत है, तो अगर मैं बोलूँ ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ रही है, तो आपके उत्तरी भारत में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही आपसे पूछा है भाई कि उत्तरी भारत में जो अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण क्या है, समझ आ गया। तो देखो पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान है, ये जो राज्य है ना समुद्र से बहुत दूर है, तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव रहता है ना, उससे दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव ये कर रहे होते हैं, ठीक है। समुद्र की जो समुद्र के पास जो एरिया होता है ना, वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठीक है, मतलब कि सॉरी गर्मी पड़ती है वहाँ पर ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल प्रभाव रहता है ना वहाँ पर, क्या भाई ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। जैसे कि मुंबई की मैं बात कर लूँ, सर्दी के टाइम पे भी आप चले जाना भाई, वहाँ पर आपको लगेगी नहीं कि भाई सर्दी है, ध्यान रखना। तो वही बोला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो एरिया है, यहाँ पर समुद्र का जो प्रभाव रहता है ना, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये बहुत इम्पैक्ट डालती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो इसके कारण समुद्र के प्रभाव से दूर रहता है, इसके कारण यहाँ पर जो उत्तरी भारत है महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव ये कर रहे होते हैं, समझ आ गया। और निकटवर्ती हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं ना, वहाँ से हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है भाई। और उत्तर भारत में भाई क्या, जो हिमालय अपना, वहाँ से जो हिमपात के कारण क्या होता है, शीतलहर की स्थिति में नॉर्थ इंडिया जो अपना उत्तर भारत है वो शीतलहर से ग्रसित हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ रही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अधिक ठंड पड़ने के कारण आपसे पूछे हैं। और फरवरी के आसपास क्या होता है, कैस्पियन सागर हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी हवाएं हैं वो उत्तरी भारत में शीतलहर लेकर आती हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो ये कैस्पियन सागर हो गया, तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी हवाएं हैं ये उत्तरी भारत में शीतलहर लेकर आती हैं। और देश का जो उत्तर पश्चिम भाग है में पाला और कोहरा भी पड़ता है। तो ये तीन बेसिकली जो कारण है आपको ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में जो उत्तरी भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है भाई, इसके रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं दक्षिण वाला रीजन देखूँ समुद्र के पास है, तो वो समुद्र का प्रभाव वहाँ पर बन जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या पड़ती है भाई, सर्दी थोड़ी कम पड़ रही होती है उत्तर भारत के मुकाबले, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, कथन को प्रमाणित कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ठीक है, कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। देखो जुआ बेसिकली होता क्या है, जिसमें तो वो बंदा जीत जाता है, ठीक है, सब कुछ उसके पास आ गया, वो पूरा वो खाली हो गया, उसकी जेब हनी वो हार गया। तो ऐसे ही किसान के लिए मानसून जुआ कैसे है, क्योंकि मानसून से बेसिकली बारिश आ रही है, और सिंचाई के लिए किसान भाई निर्भर है किस पर, मानसून पर। तो हुआ नहीं भाई मानसून जुआ ही तो हुआ, क्योंकि अगर मानसून से बारिश ही आ गई तो उसको बेनिफिशियल हो गया, अगर मानसून से बारिश नहीं हुई, ज़्यादा हो गई तो उसका नुकसान हो गया, तो उसके लिए एक तरह से वो घाटे में चले गए, तो जुआ ही तो हो गया एक तरह से ये। तो वही क्वेश्चन हो गया, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, बता दो कैसे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो उसका और में आ सकता है, यही सेम
आंसर सेम है दोनों का, ठीक है ना, कि मानसून भाई वो धुरी होती है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत का मेजोरिटी जो जनसंख्या वो कृषि आधारित है, ठीक है, कृषि करती है, तो वो मानसून पर तो टिकी हुई है, ध्यान रखना भाई। तो वही बात है, तो आपको कथन को प्रमाणित करना है, ध्यान रखना भाई, समझ आ गया होगा। तो भारत की 64% जनसंख्या, कितनी, 64% पॉपुलेशन क्या है, निर्भर है, और भारतीय कृषि जो मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और कृषि उत्पादन की सफलता या असफलता भाई, की जो कृषि उत्पादन है वो सफल होएगी असफल होएगी, ये किस पर निर्भर कर रही है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कितनी वर्षा होती है, कितनी बारिश होती है, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे कितनी बारिश हो रही है, ये इससे डिपेंड होता है कि उत्पादन सफल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आपको यही सब बताना है। और ये क्वेश्चन पे डबल स्टार लगाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अनियमित वर्षा से, अनियमित वर्षा क्या होता है भाई, कि वर्षा अनियमित नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं बहुत कम हो गई, या तो हुई नहीं, तो ये वर्षा कैसी अनियमित है। तो इससे क्या होता है भाई, कुछ हिस्सों में तो सूखा हुआ पड़ जाता है भाई, और कुछ में तो भाई बाढ़ आ जाती है, ठीक है। आ, ठीक है भाई, 2 मिनट रुको बस, ठीक है, हो गया। तो हुआ क्या, आ गया, ठीक है ना। तो होता क्या भाई, कुछ रीजन में तो आपका क्या हो रहा है भाई, सूखा पड़ गया, और कुछ रीजन में आपका क्या हो गया, आपका कुछ रीजन में बाढ़ आ गई भाई, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये हिस्सा हो गया, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद आगे मैं बात करूं, अब भारतीय कृषि की सफलता क्या है भाई, निश्चित समय पर और नियमित रूप से जो वितरित वर्षा है ना उस पर निर्भर करती है। क्या बोला भाई, कि भारतीय कृषि सफल होएगी या नहीं होएगी, किस पर निर्भर कर रही है ये, कि जो सही टाइम पर बारिश हो जाए, ठीक है, जब उनको सिंचाई की बारिश की जरूरत है भाई, अगर जब बारिश नहीं हुई तो उनको फायदा होगा, नहीं होगा। तो भारतीय कृषि की सफलता बेसिकली कब डिसाइड होगी, जब वो सही समय पर और नियमित रूप से वितरित होगी वर्षा, यानी कि जितना वर्षा उनकी जरूरत है ना उतनी हो जाए, तो नियमित रूप से वितरित हो जाए वर्षा, तो ही क्या होगा, भारतीय कृषि सफल होगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और आगे मैं बात करूं, सिंचाई विहीन क्षेत्र मतलब ऐसी जगह जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है, जहां पर सिंचाई विहीन क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसों में जो वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा ही जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहां पर अगर अनियमितता दिख रही है हमें बारिश में, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है उस रीजन में, ठीक है, ध्यान रखना। और मानसून का अचानक विस्फोट मतलब कि भाई मानसून आया और उसने बहुत सारी वर्षा कर दी, ठीक है ना। तो मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मृदा अपरदन बेसिकली क्या होता है ना, देखो कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना उसका हट जाना, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका हट जाना, और वो हटेगी कैसे, जब ज्यादा एक बहाव तुम पानी का उसके जमीन के ऊपर से ले जाओगे, ठीक है, जैसे कि जमीन है, ठीक है, यहाँ से मान लो नदी बह रही है, ठीक है, मान लो नदी बह रही है तेजी से, ठीक है, यहाँ बह रही है, तो इसकी जो ऊपरी लेयर है ना मिट्टी की वो उधड़ जाएगी पूरी, ठीक है ना, तो मृदा अपरदन इसको हम कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई। तो मानसून ज्यादा बारिश हो गई तो मिट्टी ज्यादा ऊपर से बारिश पड़ेगी, तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से बारिश पड़ेगी, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो हट जाएगी, तो इसको मृदा अपरदन बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसकी समस्या हो सकती है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कौन कौन से फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं, आपको ये बताना है। तो पहला क्या है आपका अक्षांश, क्या, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, कि अक्षांश किस प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा होता है। तो देखिए भारत का जो दक्षिणी भाग है ना वो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी तो कहते हैं, पता होगा आपको, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है भाई, भूमध्य रेखा भी कह रहे होते हैं हम इसको, ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर होती है, कितना, 0 डिग्री पर हो रही होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं भारत का दक्षिणी हिस्सा बोल दूं तो ये हमारा क्या भाई 0 डिग्री, ठीक है, और हमारा कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अतः यहाँ पर क्या उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, समझ आ रहा है, कि जो भारत का साउथ वाला हिस्सा है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ रहा है, और यहाँ पर बेसिकली उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, ध्यान रख लेना। और जबकि कर्क रेखा से उत्तर का जो हिस्सा है,
जो कर्क रेखा से उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रभाव रहेगा। ठीक है, जो क्लाइमेट में हमें चेंज देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसका मेन रीज़न क्या है, वो अक्षांश से, तो क्योंकि दक्षिणी भाग कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में पड़ रहा है, और हमारा जो उत्तर वाला हिस्सा है वो कर्क रेखा से ऊपर साइड पर है। ठीक है, ध्यान रखना। और कर्क रेखा कितने पे होती है भाई, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, 23.5 डिग्री पर ये हो रही होती है, ध्यान रख लेना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पर्वत श्रृंखला भी किस प्रकार से हमारी जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है उसको प्रभावित कर रही होती है। देखो, भारत के उत्तर में क्या हिमालय पर्वत श्रेणी आपको पता है, जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं है ना, उसको भारत में आने से रोकती है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, जो आपका भारत की जो उत्तरी साइड पे हिमालय है, जो उत्तरी ध्रुव से जो हमारा नॉर्थ पोल है, वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ना, अगर मैं ऐसे पूरा पृथ्वी बनाता हूँ, भारत की स्थिति देखो, ये क्या हमारा हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मध्य रेखा हो गया। तो भारत बेसिकली क्या है हमारा यहाँ पर, भारत हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इस हिस्से में है। ठीक है, इस हिस्से में है। अब यहाँ पर भारत में क्या है, यहाँ पर अपना भाई, यहाँ पर अपना हिमालय, तो उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं आ रही होंगी वो इसको रोक देती हैं। जो हवाएं आ रही हैं, ठंडी हवाएं, हिमालय उसको रोक दे रहा है। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना। तो होता क्या है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। नॉर्थ में ठंड पड़ती है साउथ से ज़्यादा, बट इतनी ठंड नहीं पड़ती। समझ रहे हो ना, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये आने वाली जो हवाएं ठंडी वो रोक दे, उसको रोका जाता है हिमालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और यही पर्वत श्रृंखला क्या है, मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में भी सहायक होती है। ठीक है, मैंने बता रखा, जब एक क्लाउड बन जाता है, क्योंकि जब वो संघनन हो जाएगा ना बारिश का, अब वो किसी भी जैसे कि वो भाप बना, उसके बाद वो संघनित होती है। संघनित होने के बाद अगर उसको किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएगी तो बारिश हो जाएगी वहां पर। तो वही बात है, जब मानसूनी पवनों में आर्द्रता होती है तो वो संघनित कब होएगी, जब किसी भी वो हार्ड सरफेस से टकरा जाएगी तो वहीं बारिश हो जाएगी। तो वही है, जो मानसूनी पवन है ना, जो कि पूरी नमी उनके अंदर है, क्योंकि वो अरब सागर साइड से ही आ रही है, तो नमी उनके अंदर बहुत आ गई है, तो मानसूनी पवनों को रोक देती है क्या, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। इसी कारण क्या होती है, वर्षा भी हो जाती है। तो वैसे ही क्लाइमेट रहेगा। तो पर्वत श्रृंखला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसके लिए, जलवायु को निर्धारित करने में। समझ आ गया। आगे चलते हैं भाई, जल और स्थल का वितरण, कि जल और स्थल का वितरण कैसे भाई इम्पैक्ट डालता है। देखो, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, उसके एक और बंगाल की खाड़ी है, दूसरी ओर अरब सागर से घिरा है, मैंने बता रखा आपको। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है ये। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भाग की जलवायु होगी वो प्रभावित करेगा यहाँ के, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, हमारा पेनिसुलर वाला पार्ट है वो वहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो वहाँ पर एक साइड अरब सागर, एक साइड बंगाली खाड़ी, तो यहाँ से इसको नमी ग्रहण करने में, आर्द्रता ग्रहण करने में मदद मिलती है। समझ आ गया। और भारत का जो उत्तरी भाग है वो एक स्थल है, पूरा स्थल है, और इसलिए यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है। ध्यान रखना, जो हमारा जमीन होती है ना, वो ज़्यादा ठंडी होती है और ज़्यादा गर्म होती है, ध्यान रखना। इसी वजह से क्या होता है, अपना जो यहाँ पर जो तापमान है वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि भारत का जो उत्तरी भाग है वो स्थल है, दक्षिण वाला भी है, लेकिन उस साइड यहाँ पर क्या, दोनों साइड पे यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जिससे वो आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ध्यान रख लेना भाई, ये आपका हो जाएगा। समझ आ गया। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आपका भाई दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है ना, उसके आगमन की प्रक्रिया को बता दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में, भारत का जो उत्तर पश्चिम मैदान है उसमें मई जून में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है ना, देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वहाँ पर जहाँ भी बढ़ रहा है ना, उस एरिया में क्या हो जाएगा, एक जितना भी है वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। ध्यान रखना भाई, जो जितना गर्म वहाँ पर निम्न वायुदाब, जितना ठंडा वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च दाब होता है। और हवा चलती है हमारी कहाँ से, लो टू हाई, यानी कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है। तो वही यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भारत का उत्तर पश्चिम वाला एरिया है पूरा, उसमें क्या होता है, मई जून में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। अब इस भरने के लिए, इस खाली वायुदाब को भरने के लिए कुछ तो आएगा,
इसको यहाँ पर भरने के लिए क्या आएगा, इस निम्न वायुदाब की दशाएं क्या हिंद महासागर में जो चल रही होती व्यापारिक पवनें हैं वो इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही होती हैं। समझ आ गया। जो ऊपर निम्न लो प्रेशर बना इसको फिल करने के लिए क्या होगा, हिंद महासागर में जो व्यापारिक पवनें चल रही जिनके अंदर क्या नमी बहुत ज़्यादा है, इसको भरने के लिए, इस निम्न वायुदाब को खत्म करने के लिए क्या होगा, व्यापारिक पवनें इस साइड जाएंगी। ध्यान रखना भाई, समझ आ गया। तो ये व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है निम्न वायुदाब लो प्रेशर जोन, क्योंकि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ठीक है। जो ये हिंद महासागर में जो पवनें चल रही हैं ना भाई, जिसको व्यापारिक पवनें कह रहे हैं, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में फिर दक्षिण पश्चिम हो जाती है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम साइड मुड़ जा रही है, ठीक है। भूमध्य रेखा से गई फिर उसके दक्षिण पश्चिम मुड़ेगी, फिर भारत में एंटर कर रही होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद मैं बात करूं, और महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण क्या होता है, यहाँ पर नमी ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और भारत में प्रवेश के दौरान ये दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं है ना, ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऐसा होता है भारत का जो प्रायद्वीपीय स्वरूप है, ध्यान रखना, जब ये भारत में एंटर कर रही होती है ना, उसके दौरान ये दो हिस्सों में बढ़ जा रही है दक्षिण पश्चिमी हवाएं, ध्यान रखना, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा। समझ आ गया। तो ऐसा क्या भारत के प्रायद्वीपीय स्वरूप के कारण होता है, और दो शाखा कौन सी, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसूनी वर्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए, ठीक है, कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है इसकी क्या विशेषताएं। देखो, अगर मैं दक्षिण पश्चिम मानसून से बात करूं तो हमें वर्षा वहीं से हो रही है, बेसिकली पूरा भारत डिपेंडेंट उसी पे वर्षा के लिए। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा वो कैसी है, मौसमी है, ठीक है ना, सीजनल है, जो कि जून से लेकर सितंबर के दौरान ही होती है। आपको पता है जून सितंबर से लेकर बहुत बारिश हो रही होती है, और ये मुख्य रूप से उच्चावच और भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। मैंने बता दिया ना, उच्चावच मतलब जो पर्वत है जो ऐसे ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं ना, तो ऐसे बने हुए हैं, ठीक है भाई, ऊंचे ऊंचे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये नियंत्रित करते हैं। मैंने पीछे बताया हिमालय पर्वत क्या करते हैं भाई, पवनों को वहाँ पर रोक देते हैं, वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो आपको मानसूनी वर्षा की विशेषता बतानी है। जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा हो रही है जून सितंबर में, बेसिकली उच्चवच और भू आकृति कैसी है, इससे नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। आगे मैं चलूं, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जा रही होती है पवनों की, हवा की, वैसे वैसे क्या होता है, मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए कोलकाता में 119 सेंटीमीटर बारिश हो रही होती है, वहीं दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा हो रही होती है। समझ आ गया भाई, क्योंकि जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, बारिश भी की मात्रा भी घटते चले जाएगी, ठीक है। और किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों में आर्द्र दौरों में आती है, ठीक है, और जिसमें कुछ सूखे अंतराल भी होते हैं जिन्हें हम विच्छेदन कहते हैं, ठीक है। मानसून विच्छेद आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होता है कि जब मानसून के अपने आर्द्र दौरों में होते, जब ये बारिश कर रही होती तो उस टाइम पे कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जहाँ पर बारिश कुछ हफ्तों के लिए नहीं आती है, कुछ दिनों के लिए नहीं आ रही होती है, तो सूखे अंतराल को क्या कहते हैं, हम मानसून विच्छेद कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। तो ये आपको बतानी है मानसून वर्षा की विशेषता, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आगे मैं चलूँ, ग्रीष्मकालीन वर्षा क्या मूसलाधार होती है भाई, जो गर्मी में बारिश हो रही है मूसलाधार हो रही है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपर्दन भी कर देता है। मिट्टी का अपर्दन बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व होता है। इस वर्षा का स्थानिक वितरण भी क्या है, बेसिकली अनइक्वल है, कहीं तो बहुत बारिश हो रही है, कहीं तो हो ही नहीं रही है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, आप बाकी एरिया में देख लो, वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, जो कि 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में आता है। मतलब कि भारत में जो है वर्षा का वितरण असमान है, कहीं पर 12 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, कहीं पर 250 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। यानी कि एवरेज देखो तो 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक बारिश का रूप रहता है कि इतना वर्षा हो रही है, ठीक है भाई, समझ आ गया, कम से कम इतनी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर से है, ठीक है ना। इससे अगला चैप्टर मैंने नहीं लिया, वो आपदा वाला, क्योंकि वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए पूछा जाएगा, बस एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सदाहरित वन यानी कि सदाबहार वन और पर्णपाती वनों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको सदाहरित वन यानी कि जो हमेशा हमेशा हरे रहते हैं, ठीक है, और आपका जो पर्णपाती वन है
उनके बीच में आपको बेसिकली क्या बताना, उनकी विशेषता आपको बतानी है। अगर मैं बात करूँ सदाहरित वन की या सदाहरित वन की, तो देखिए अगर मैं यहाँ के मुख्य वृक्ष की बात करूँ, कौन कौन से मेनली यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें आपको महागौनी ध्यान रखना है, यानी कि महोगनी ध्यान रखना है, बांस ध्यान रखना है, ताड़ ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सदा हरे भरे रहते हैं, मैंने बता दिया आपको, ये बहुत सघन होते हैं, ये डेंस ज़्यादा होते हैं, समझ आ गया। यानी जो वन होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं, तो ये बहुत घने होते हैं, ठीक है, खाली नहीं होते हैं। और इनकी ऊंचाई 35 मीटर से लेकर 50 मीटर रहती है। तो इनकी ऊंचाई 35 मीटर से लेकर आपको 50 मीटर देखने को मिल जाएगी। और इन वृक्षों की लकड़ी काफ़ी कठोर होती है। अगर मैं बता दूं, क्वेश्चन आपसे आ जाए भाई कि किन वृक्षों की जो या किन वनों की जो लकड़ी है वो कठोर होती है, सदाहरित वन की, ठीक है भाई, सदाहरित वन की, ठीक है, ध्यान रखना। सदा मतलब होता है हमेशा, हरित मतलब हरा, यानी कि हमेशा के लिए हरी भरी, ध्यान रखना। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, समझ आ गया भाई। ये हो जाएगा आपका। पर्णपाती वन की मैं बात कर लूँ, ये वन बेसिकली क्या होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे पर्णपाती वन अपने पत्ते गिरा देते हैं। और ये कम घने होते हैं। अगर मैं सदा हरित वन की बात कर लूँ, यानी सदाबहार की बात कर लूँ, उसके कंपैरिजन में कम डेंस होते हैं, कम घने होते हैं। और वृक्षों की ऊंचाई अधिकांश कम होती है, यहाँ पर जो वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। और इन वनों की लकड़ी क्या भाई, कम कठोर होती है, ध्यान रखना। उस सदाहरित की ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। और ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। अगर पर्णपाती की बात करूँ, लगभग ओवरऑल इंडिया में ये मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना। और इन वनों की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है, ध्यान रख लेना भाई। और मुख्य वृक्ष की बात करूँ, यहाँ पर साल, सेमल, महुआ, आंवला, बेल, खैर आदि, ठीक है ना। आपको उसमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं, ध्यान रखना। इससे मैप भी आ जाता है, ठीक है ना भाई। मैप की वीडियो में करा दूंगा, जितने मैप आपके बनते हैं सब करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, पेपर से पहले सारे मैप हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के बेसिकली प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताने हैं। तो पहले मैं बात करूं वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी, तो आज़ादी के बाद पहली बार जो संरक्षण नीति है आपकी वो 1952 में लागू की गई थी। और इसे जिसको जो ये नीति लागू करी ना, इसको चेंज कब किया गया, इसको 1988 में संशोधित किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए, ठीक है ना। और इस नीति के अनुसार क्या है भाई, जो सरकार है ना बेसिकली सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर क्या देगी भाई, बल देगी। यानी कि जो आपके वन है ना वो आने वाली जनरेशन के लिए ही बचे रहे, यानी कि वनों का प्रबंधन करने पर बल देगी। तो कौन कौन से उद्देश्य इस नीति के अनुसार जो तय हुए हैं, तो उसी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य, देश के 33% भाग पर वन लगाना, ठीक है भाई। आपका जो पूरा इंडिया है उसके 33% से पर वन लगाना है, इस नीति का उद्देश्य है, ध्यान रखना। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना है, ठीक है भाई। जहाँ पर उस हिसाब से वन होने चाहिए वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर वन लगाने हैं, क्योंकि जब वहाँ पर वन नहीं है तो वहाँ पर पारिस्थितिक रूप से असंतुलन बैठ जाएगा, ठीक है ना। देखो पारिस्थितिक या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जहाँ पर जीव और अजीव के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और जहाँ पर ये असंतुलित हो जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वही बोला, पर्यावरण संतुलन बनाना है और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्र है वहाँ पर वन लगाना है, ये बोल दिया। आगे चले, देश की प्राकृतिक धरोहर जो है और जो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है और आनुवांशिक मूल का संरक्षण करना है, ठीक है भाई। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी है मतलब कि जीवों के अंदर जो विविधता है और जितनी भी आनुवांशिक मूल है उसका संरक्षण करना है, समझ आ गया। उसके बाद मृदा अपरदन है और मरुस्थलीकरण को रोकना है, समझ आ गया। और बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना है, समझ रहे हो। ये कब रुकेगा भाई, ये कब रुकेगा, जब आपकी वन ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे, ठीक है। और वनों को उखाड़ देंगे तो भाई ये सब आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण को रोकना है, बाढ़ सूखे को नियंत्रित करना है। उसके बाद उद्देश्य बता रहा हूँ सारे, ठीक है ना, 5 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना भाई। निर्मूलित भूमि पर, ठीक है, निर्मूलित भूमि मतलब जो बेकार भूमि है, ठीक है, उस पर क्या करना है भाई, सामाजिक वानिकी और वनीकरण के द्वारा वन आवरण का विस्तार करना है, ठीक है। सामाजिक वानिकी आगे ले रखा बता दूंगा मैं। तो निर्मूलित भूमि पर क्या, सामाजिक वानिकी और वनीकरण का द्वारा वन आवरण को बढ़ाना, यानी कि जो जमीन है उस पर वन को लगाना है तो वो वन आवरण हो गया। तो उसका विस्तार करने का मतलब वनों की संख्या बढ़ानी है, तो ऐसे वन आवरण का विस्तार करना। जैसे भूमि, निर्मूलित भूमि जो कि यूज में नहीं ले जा रही है, बेकार है, उस पर क्या भाई वानिकीकरण करना है, मैं समझ आ गया, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर जितनी भी ग्रामीण जनजातियां हैं ना,
जो कि बेसिकली इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना, ठीक है, और लकड़ी के स्थान पर बेसिकली अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, हमें क्या करना है, वनों की उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि कुछ ग्रामीण जनजातियां बेसिकली क्या होती है, वनों पर निर्भर होती हैं। तो ऐसे में इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना है, और लकड़ी के स्थान पर कोई दूसरी वस्तुएं प्रयोग में लाना है। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि लकड़ी का प्रयोग करोगे तो भाई वन काटने पड़ेंगे ना, और वन ही तो नहीं काटने भाई, वन लगाने, यही तो इस नीति का उद्देश्य है। और पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाने हैं भाई, लोगों को आंदोलन करना है, जिसमें क्या महिलाएं भी शामिल हो, ताकि वनों पर दबाव कम हो। ठीक है ना भाई, तो वनों को काटना नहीं है, जन आंदोलन करने, जैसे महिलाएं भी शामिल हो, इस नीति का उद्देश्य है। वन और वन्य संरक्षण की भागीदारी, यानी कि वन और वनों को बचाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसको भागीदारी बनाना है सबको इसमें, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी का क्या तात्पर्य है? यानी पीछे बताया था ना सामाजिक वानिकी क्या होता है, ये बताना है आपको, और इसके तीनों अंगों को उदाहरण सहित बताना है कि भाई इसके तीनों उदाहरण क्या होंगे, तीन अंग क्या हैं बेसिकली, वो बताने हैं। ठीक है ना, देखो भाई, सामाजिक वानिकी की बात करूं तो सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है, बेसिकली पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास। ठीक है ना, इसमें मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना। भाई देखो, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास अगर हमें करना है तो उसके उद्देश्य से वनों को प्रबंधन में समाज की भूमिका निभानी है, ताकि भाई क्या हो जाए, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास भी हो जाए। ठीक है ना, इसके उद्देश्य से वन को प्रबंधन करने में समाज की भूमिका तय करनी है, और जो ऊसर भूमि है ना, जो बंजर भूमि है, उस पर वन लगाना है। ठीक है ना, जो बंजर भूमि पर वन लगाना है भाई, ध्यान रख लेना। अब इसके तीन अंग कौन कौन से हैं? पहला आपका शहरी वानिकी हो जाएगा। ठीक है, शहरी वानिकी में मतलब क्या आता है, शहरों में निजी और सार्वजनिक भूमि, जैसे कि भाई हरित पट्टी, पार्क हो गया, सड़क हो गए, रेल मार्ग हो गए, औद्योगिक और व्यावसायिक स्थल पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना। समझ आ गया? तो शहरी वानिकी बेसिकली क्या हो गया, शहर में जो निजी जगहें हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक भूमि है, वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हमें पेड़ लगाने हैं। ठीक है, क्या लगाने हैं भाई, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हरित पट्टी, पार्क, सड़क, रेल मार्ग, औद्योगिक व्यवसायिक स्थल पर वृक्ष लगाने हैं और उनका बेसिकली प्रबंधन करना, ही लगा के छोड़ दिया, तो ये शहरी वानिकी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण वानिकी की बात करूं, इसके अंतर्गत तो भाई कृषि वानिकी आ जाती है, और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा देना शामिल होता है ग्रामीण वानिकी में। ठीक है, और फार्म वानिकी की बात करूं तो इसके अंतर्गत भाई जो कृषि योग्य और बंजर भूमि पर क्या करना, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन शामिल है। अगर मैं बोलता हूँ ग्राम फार्म वानिकी, तो इसका मतलब है जो कृषि योग्य भूमि है वो भी, और जो बंजर भूमि है उस पर भी क्या करना, वृक्षारोपण लगाना, वृक्ष लगाना। ठीक है, वृक्ष को रोपित करना, और फसल उत्पादन इसमें शामिल हो जाता है फार्म वानिकी में, और जिससे क्या भाई खाद्यान्न बढ़े, चारा बढ़े, ईंधन और फल सब्जियां प्राप्त हो सके, बेसिकली फार्म वानिकी का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये हो जाएगा आपका। आगे मैं बात करूं, भारत में वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारणों का विश्लेषण करूं। आपको बताना है, जो वन्य प्राणी है ना बेसिकली, यानी जो वन में रहने वाले प्राणी हैं, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? देखो, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है ना, कि औद्योगिकी और तकनीकी विकास। क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री के रूप में विकास करते हैं वे लोग, ताकि उनका विकास हो जाए, डेवलप कंट्री बन जाए। तो वही बात है, औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों की दोहन की गति तेज हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री तुम बना रहे हो, तुम्हें उसके लिए जगह चाहिए। ठीक है, और जगह तुम चाहिए, वो तो चाहिए, कच्चा माल भी कई बार चाहिए होता है, तो उसके लिए तुम पेड़ वगैरह काट देते हो, तो वनों का सफाया तो हो ही गया ना। तो औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण क्या हो रहा है, वनों की कटाई बहुत तेज हो गई है, जिसे हम वन दोहन कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद खेती, मानव बस्ती, सड़कें, खदान और जलाशयों आदि के लिए जमीन से वनों को साफ करना। भाई सब बनाना है तुम्हें, खेत भी बनाने हैं, ठीक है, मानव बस्ती, सड़कें सब बनानी है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इनको जगह तो, ये तो वन वाली जगह ले लेते हैं ये, और वनों को साफ कर देते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपको रीजन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वनों को साफ कर देते हैं भाई। और स्थानीय लोगों ने क्या करा भाई, चारे, ईंधन के लिए, ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बना दिया भाई। ठीक है ना, तो ये तीन रीजन आपको बता देने हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है भाई, वन्य प्राणियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि भाई जब वन दोहन हो जाएगा, वनों को साफ कर देंगे, लोग क्या करेंगे भाई, चार ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए यहाँ पर पेड़ काटेंगे, तो वन में जो रहने वाले प्राणी वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी संख्या कमी होगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वन्य प्राणी डिपेंडेंट ही इसी पर है। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे में चले भाई, ये बता सकते हो आप। ठीक है, तीन और,
पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने क्या करा भाई, वन्य जीवों पर उनके आवास को नष्ट कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ भाई, पालतू पशु जो हैं उनके लिए भाई नए चरगाहों की खोज, कि भाई नए जो पालतू पशु जाएंगे कहाँ, ये इनके लिए भाई चरगाह की खोज करें जहाँ पर इनको चरा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, मानव ने वन्य जीवों और उनके आवास को नष्ट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद राजाओं और जो जितने भी सम्राट वर्ग है, ठीक है, कितने सम्राट वर्ग यानी जो अमीर वर्ग है, उन्होंने शिकार को क्या बना रखा, खेल बना रखा है, यानी क्रीड़ा बना रखा है भाई। ठीक है, संस्कृत वर्ड है ये, ध्यान रखना। उसको क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बना दिया। और व्यावसायिक महत्व के लिए भी क्या पशुओं को माना जा रहा है। ठीक है भाई, व्यावसायिक चीज़ों के लिए भी, ठीक है, ताकि पैसा आ सके, बिजनेस के लिए भी कई पशुओं को मारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उनका शिकार करा जाता है। और कुछ लोग भाई मजे के लिए अपने शिकार कर रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और जंगलों में आग लगने से भी क्या वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। तो ये कुछ रीजन आप बता सकते हो कि किस प्रकार से वन प्राणियों की संख्या कम हो रही है। अब देखें आपको कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, तो 3 रीजन बहुत होते हैं। 5 का आ रहा है तो भाई इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, आ सकता है। ठीक है, देखो भाई, राष्ट्रीय उद्यान और क्या होता है आपका, अभयारण्य क्या है। तो भाई राष्ट्रीय उद्यान की बात हम कर लेते हैं। तो अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय उद्यान कुछ एक आरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनको काफ़ी सुरक्षा दी जाती है। ठीक है ना, और इसकी सीमा में क्या होता है, बेसिकली पशुचारण की मनाही होती है। यहाँ पर कोई भी पशुचारण नहीं हो सकता क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको सुरक्षित कर दिया गया है, यहाँ पर कोई पशुचारण नहीं कर सकता है। और इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं मिलता है कि भाई वो भूमि ले ले, जमीन खरीद ले, नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं होता है। फिर अभयारण्य की बात मैं कर लूँ तो इसमें क्या होता है भाई, कम सुरक्षा का प्रावधान होता है राष्ट्रीय उद्यान के मुकाबले में। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। कहने का मतलब है इसमें वन जीवों की सुरक्षा को तो देखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे कि वो आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पशु चराने का काम है, लेकिन उनको भी नियंत्रित होती हैं। ठीक है, ये भी जो मानवीय गतिविधि हैं, जो मानवीय एक्टिविटी हैं, वो भी नियंत्रित होती है, बट होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये मानवीय गतिविधियाँ शामिल है किसमें, अभयारण्य वाली जगह में, जिसको अभयारण्य घोषित कर दिया है। ठीक है, समझ आ गया। और इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग भी किया जा सकता है। भाई ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभयारण्य में कोई अच्छे काम है तो उसके लिए भूमि का इस्तेमाल करा जा सकता है, अभयारण्य वाली। ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं बात करूं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, हमने पर्णपाती देखा है, सदाहरित देख लिया है, अब कांटेदार वन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कांटेदार कह लो भाई या कांटेदार कह लो, ठीक है, या कटीले वन कह लो, जो उनसे आपको अच्छा लगे वो आप कह लो। ठीक है, इनको तो कांटेदार वन। तो ये वन बेसिकली उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जहाँ बारिश आपकी 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है उस रीजन में क्या मिलेगा आपको, कांटेदार वन देखने को मिल जाएंगे। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित होते हैं, पर्णहीन होते हैं। ठीक है, तो इन वनों में जो कांटेदार वन है यहाँ पर पूरे लगभग जो पौधे लगभग पूरे साल क्या रहते हैं, पर्णहीन मतलब कि पत्ते नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पत्ते नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि पर्णहीन होते हैं। और इनमें जैसे, और ये झाड़ियों जैसे लग रहे होते हैं। ठीक है, झाड़ फूक की तरह ये लग रहे होते हैं। समझ आ गया, आगे चलते हैं। बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, यहाँ पर कुछ मुख्य प्रजातियां हैं, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, पेड़ों की। और वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर गुच्छ घास उगती है। ठीक है भाई, इन्हीं वृक्षों के नीचे क्या हो, लगभग 2 मीटर की गुच्छ यानी कि गुच्छा बन रखा होता है घास का, वो भी होती है यहाँ पर। और क्षेत्र की बात कर लूँ मैं, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश के यहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। ठीक है भाई, समझ आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर जो आपकी वीडियो समाप्त हो जाती है भाई। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देख लेना इस वीडियो को ध्यान से एक बार, तो आपको जो इतने भी चैप्टर है ना लगभग क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ध्यान रख लेना। बाकी वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी चैनल पर भाई पहली बार आया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।